इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 8 पार्ट 6 ब्रिटिश राज के अधीन भारत। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप भारत में कंपनी का शासन समाप्त हो गया। अब भारत का शासन ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण किया तथा रानी विक्टोरिया को भारत की शासिका घोषित कर दिया गया। यह है महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की कुछ खास बातें। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की बातें यहाँ पे दी गई हैं। क्षेत्रों के सीमा विस्तार की नीति समाप्त कर दी गई। अंग्रेजों की हत्या के दोषियों को छोड़ शेष सभी को क्षमा कर दिया गया। विद्रोह में भाग लेने वाले तालुकेदारों को राजभक्ति प्रदर्शित करने पर उन्हें उनकी जागीरें वापस कर दी गई। बिना भेदभाव के योग्यता के आधार पर सरकारी सेवा में भर्ती करने का वचन दिया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई तथा भारतीय सैनिकों की संख्या घटाकर निश्चित कर दी गई। बंगाल प्रेसिडेंसी में 1:2 तथा मद्रास, चेन्नई और बम्बई प्रेसिडेंसियों में 1:3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया की घोषणा के अनुसार इंग्लैंड में भारत के शासन की देखरेख तथा नियंत्रण रखने के लिए एक मंत्री अलग से नियुक्त हुआ जो भारत मंत्री कहलाया। वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। भारत में गवर्नर जनरल वायसराय कहलाने लगा क्योंकि भारत में वह ब्रिटिश शासन का प्रतिनिधि था। उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की समिति भी बनाई गई। साथ ही राजपूत, मराठा एवं सिख प्रमुखों के साथ साथ हैदराबाद के निजाम को अंग्रेजों के प्रति निष्ठा के लिए पुरस्कृत करते हुए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य राज्यों के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में तालुकेदारों व जमींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता प्रदान की गई। यही लोग बाद में ब्रिटिश प्रशासन के एजेंट के रूप में कार्य करने लगे। इसी प्रकार भारतीय प्रबुद्ध वर्ग के साथ नम्र तथा मैत्रीपूर्ण व्यवहार का निश्चय किया गया क्योंकि ब्रिटिश शासकों की यह मान्यता थी कि निम्न तथा मध्य वर्ग के लोग प्रायः उच्च वर्ग का ही अनुसरण करते हैं। ब्रिटिश शासकों को सैन्य पुनर्गठन करने को भी विवश होना पड़ा। यूरोपीय एवं ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की संख्या में वृद्धि की गई। तोपखाना एवं महत्वपूर्ण मारक क्षमता वाले हथियारों से भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। सेना में जातियों, क्षेत्रों एवं संप्रदाय के आधार पर सैनिक इकाइयां बनाई गई जिससे उनमें भेदभाव बना रहे, जैसे बंगाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। राजनैतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन। भारत में प्रशासनिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडिया काउंसिल एक्ट से की। 1861 ईस्वी के इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की काउंसिल परिषद का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया गया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या 6 से 12 करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को था। इन सदस्यों में आधे सदस्य गैर सरकारी होते थे। यह काउंसिल पूरी तरह से अधिकार विहीन थी। इसका ना तो वित्तीय नियंत्रण था और ना ही प्रशासनिक। इस काउंसिल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक गवर्नर जनरल के अनुमोदन के बिना कानून नहीं बन सकता था। अतः कानून के मामले में भी यह मात्र एक सलाहकार समिति थी। इसमें भारतीय सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे। अतः वे आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं करते थे। इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 ईस्वी। इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 ईस्वी के एक्ट में भारत की शासन व्यवस्था में जो सुधार किए गए थे उनसे भारतीय जनता संतुष्ट नहीं थी। भारतीय जनता की मांगों को ध्यान में रखकर भारतीय शासन व्यवस्था में परिवर्तन करने के लिए 1892 ईस्वी का अधिनियम पास किया गया। वायसराय की परिषद में सदस्यों की संख्या 12 से 16 कर दी गई। इसी कारण केंद्रीय और प्रांतीय दोनों ही परिषदों में मनोनीत सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों से अधिक हो गई। इसका मनोनयन समाज के विशिष्ट वर्गों से किया जाता था। परिषद के सदस्यों को शासन प्रबंधी विषयों पर प्रश्न पूछने और बजट पर विचार विमर्श करने का भी अधिकार दिया गया।
इस प्रकार शासन संबंधी अधिकार भारतीयों को नाम मात्र के लिए प्राप्त हुए। स्थानीय स्वशासन। स्थानीय सरकार के संगठन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ग्रामीण प्रदेशों में स्थानीय वार्डों की स्थापना की गई। प्रत्येक जिले में जिला उप विभाग तहसील बोर्ड बनाने की आज्ञा हुई। नगरों में नगर पालिका स्थापित की गई। इन स्थानीय संख्याओं को निश्चित कार्य तथा आय के साधन दिए गए। इन्हें रोशनी, गलियों तथा मार्गों की स्वच्छता, शिक्षा, जलापूर्ति तथा चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया। यह परिवर्तन 1883 से 1885 ईस्वी के बीच स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित कर दिया गया। यह आधारभूत व्यवस्था आज भी लागू है। सिविल सर्विसेज लोक सेवा। घोषणा पत्र के तहत सन 1861 में भारतीय लोक सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया, जिसके अंतर्गत समस्त महत्वपूर्ण पदों पर ICS अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इनका चयन लंदन में होने वाली वार्षिक खुली प्रतियोगिता के द्वारा होता था। यह परीक्षा अंग्रेजी भाषा में ही दी जा सकती थी। 1853 ईस्वी तक इस परीक्षा में बैठने की अधिकतम आयु 23 वर्ष थी। बाद में इसे घटाकर 21 वर्ष कर दी गई, जो 1876 ईस्वी में घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। 1863 ईस्वी में यह परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले पहले भारतीय सत्येंद्रनाथ ठाकुर थे। ये रविंद्रनाथ ठाकुर के बड़े भाई थे, किंतु उम्र घटने से तो भारतीयों के लिए इसमें सम्मिलित होना लगभग असंभव हो गया था। आज ICS को IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा कहते हैं। इसकी चयन प्रक्रिया भी बहुत कुछ मिलती जुलती है। इसी प्रक्रिया के तहत प्रशासन के दूसरे विभागों जैसे पुलिस, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा, डाक एवं तार, वन प्रौद्योगिकी, अभियांत्रिकी, कस्टम तथा रेलवे में सभी उच्च वेतन वाले पदों पर सिर्फ ब्रिटिश नागरिक ही नियुक्त हो सकते थे। भारतीयों के दबाव में 1918 ईस्वी में प्रशासनिक तथा लोक सेवाओं का भारतीयकरण किया जाना शुरू हुआ। फिर भी नियंत्रण और अधिकार के पदों पर अंग्रेज अधिकारी ही बने रहे। अंग्रेज अधिकारी को पंखा करते हुए, ये कोई अधिकारी लेटा है, इसको ये इंसान पंखा कर रहा है, हवा दे रहे हैं। सेना तथा पुलिस का पुनर्गठन। 1857 ईस्वी के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया के अंतर्गत सेना को भी पुनर्गठित किया गया। 1857 ईस्वी के पूर्व बंगाल, मद्रास तथा बम्बई प्रांतों की अपनी अलग अलग सेनाएं थीं। ये स्वतंत्र रूप से कार्य करती थी। 1893 ईस्वी में इनका एकीकरण किया गया। ब्रिटिश सेनाध्यक्ष के अधीन इस सेना को रखा गया। इसमें यूरोपीय सैनिकों का अनुपात भारतीय सैनिकों की तुलना में लगभग दुगुना कर दिया गया। भारतीय सैनिक सूबेदारों से ऊपर किसी पद पर नियुक्त नहीं किए जाते थे। यह व्यवस्था 1914 ईस्वी के प्रथम विश्व युद्ध तक ऐसे ही बनी रही। पुलिस संगठन में दरोगा का पद भारतीयों तथा पुलिस अधीक्षक का पद यूरोपियों के लिए रखा गया था, क्योंकि सेना और पुलिस दोनों ही ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा एवं विस्तार कार्यों में सहायक होती थी। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यहाँ तक आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से न्यायिक संगठन से पढ़ेंगे।